देखो, हमने कल ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखा था और इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी देखा था। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज mv minus mu upon t, that is mv minus u by t। इसको ही हमने m into a लिखा है। क्या सही है क्या? अब देखो, ये अगर मेरे पहले लॉ का स्टेटमेंट है तो देखो, इफ f इक्वल टू 0 तो क्या होगा? क्या टाइम कभी 0 हो सकता है? एस टी कैन नॉट बी, मतलब अगर आप कोई एक आधी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ समय लगेगा ना। Therefore, डेल्टा पी शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब एम वी माइनस एम यू इक्वल टू 0। इसका मतलब एम वी इक्वल टू एम यू। क्या सही है क्या? ठीक है। इसका मतलब एम एम अगर कैंसिल हो गया तो दिस इज वी इक्वल टू यू। ज्यादा अगौपना मत करो सांगे। चल 2600 का बोल रहे हैं तुमको, म्यूट कर लो। ठीक है, इसका मतलब v इक्वल टू यू। अब इसको जरा समझ लेते हैं, v इक्वल टू यू का मतलब क्या है? क्या हो सकता है v इक्वल टू यू का मतलब? बोलो तो। सर फाइनल वेलोसिटी आणि इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या सेम है? इसका मतलब क्या होगा? म्हणजे सर डिस्टन्स ट्रॅव्हल नाही केलं सर 0 डिस्टेंस। वेलोसिटी सेम है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। v इक्वल टू यू इक्वल टू 0, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, या v इक्वल टू यू इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। पण सर युनिफॉर्म कसं राहील म्हणजे इनिशियल वेलोसिटीला झिरोच राहील ना ते? कौन सांगितलं? जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, आप ये क्या कहते हैं वो अपना रेलवे गेट के पास खड़े हो, आपने जब गाड़ी को देखना शुरू किया हो तो क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी क्या? नाही। जिस मोमेंट पर आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया उसको आप इनिशियल कहोगे। अब अपने क्लास में जब आपकी एडमिशन हुई, क्या मैं आपका इनिशियल एज 0 पकड़ू गया? नो नहीं। हाँ, हर बच्चा जब पैदा होता है तब उसका एज अपन 0 से काउंट करते हैं, बट आप जब मेरे पास में आए, अपने क्लास में एडमिशन लिया आपने, तब आपका एज 0 नहीं था। नाही। तो नॉट नेसेसरी इनिशियल का मतलब 0 रहेगा। ओके सर। ठीक है, हो यहाँ से क्या क्लिक हो रहा है ये दोनों चीजों से, जरा सोचो तो। सर डिस्टन्स ट्रॅव्हल पहिल्या याच्यात डिस्टन्स ट्रॅव्हल नाही केलं। ओके, दूसरे केस में एक्स
है मित सर. अरे क्या ये पहला ही लॉ है क्या? So ओ the object हो सर. uniform motion पहला मध्ये लॉ तो आहे. यही कहता है ना, unless and until some external force acts on it, जब तक फोर्स एक्ट नहीं होता है, मतलब क्या, मतलब फोर्स जीरो है, तब तक क्या होगा, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ये वाली कंडीशन, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब नीचे वाली कंडीशन. सो अगर अनलेस एंड अनटिल सब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ऑब्जेक्ट की ये दो में से एक कंडीशन रहेगी. पर क्या मैं ये पहले लॉ से यहां तक पहुंचा हूं? नहीं, हमने तो शुरुआत की दूसरे लॉ से. सो इसका मतलब पहला लॉ इज सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विथ थर्ड लॉ. सॉरी, सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विथ पहला लॉ. सेकंड लॉ वही कह रहा है, या सेकंड लॉ जो कह रहा है वो फर्स्ट लॉ भी सेटिस्फाई कर रहा है. क्या सही है? सेकंड लॉ जो कह रहा है वही चीज पहला लॉ भी कह रहा है. क्या सही है क्या? देखो ये हमारा पहला लॉ था, every object continues its state of rest or state of uniform motion along straight line unless and until some external force acts on it. मेरा पहला लॉ था न्यूटन का. ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, कल हमने सेकंड लॉ देखा. ये क्या कहता है, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force and takes place in the direction of force. अगर मैं कोई फोर्स एक्ट करता हूं तो उसके कारण मोमेंटम चेंज होगा और वो फोर्स के डायरेक्शन में चेंज होने वाला है. सो हमने कल उसका रिलेशन देखा था. आज हम वहां से थोड़ा सा आगे गए और हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ये एक्चुअली क्या कह रहा है. सो हमने कहा फोर्स इक्वल टू जीरो है. इसका मतलब क्या होगा, अगर फोर्स जीरो है, एज पी कैन नॉट बी जीरो फॉर मोशन और ऑब्जर्वेशन. एखादी कोई चीज अपन देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मोशन हो रही है, तो टी जीरो नहीं हो सकता है. इसका मतलब डेफिनेटली जीरो कौन होगा, सो इट्स चेंज इन मोमेंटम, दैट इज mv माइनस mu इक्वल टू जीरो. इसका मतलब mv इक्वल टू mu, mm चला गया तो v इक्वल टू u. v इक्वल टू u दो केस में हो सकते हैं, आइदर दोनों की वैल्यू सेम होगी, ये नीचे वाली केस दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, या दोनों की वैल्यू सेम होगी एंड दैट सेम वैल्यू कैन बी अ स्पेशल वैल्यू व्हिच इज जीरो. शुरुआत की वेलोसिटी भी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट. सो अगर f इक्वल टू जीरो है तो ऑब्जेक्ट के साथ दो ही चीजें हो सकती है, वही तो पहले लॉ ने कहा है. सो दूसरे लॉ से भी हम उसी कंक्लूजन पर पहुंचे जो पहले लॉ ने बताया है. दैट्स व्हाई वी से सेकंड लॉ जो कह रहा है ये पहले लॉ के साथ कंसिस्टेंट है. पहले लॉ ने कही हुई चीज सेकंड लॉ भी फॉलो कर रहा है. इसने कोई अपनी अलग से दुकानदारी नहीं शुरू की. इज इट क्लियर? हो सर. ओके, चलो फिर अगर ये क्लियर है तो थोड़े से तीसरे लॉ के तरफ हम जाते हैं. तीसरा लॉ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा. क्या कहता है थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है? To every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, क्या आप मुझे इसके एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? To every action there is equal and opposite reaction. इसके एग्जाम्पल बता सकते हो क्या, बोलो.
बोलो फटाफट। सर हम जब गन को फायर करते तब हाँ, तब गन आवाज करती है। एक्शन रिएक्शन क्या है यहाँ पर? सर बुलेट सामने की तरफ जाती और गन बैकवर्ड आती। सो एक्शन रिएक्शन क्या है यहाँ पर? कौन से एक्शन को कौन सी रिएक्शन है? बोलो। क्या ऐसा आपका कहना है? कि आप कुछ और कहना चाहते थे? और कोई एग्जांपल फटाफट बताओ। बोलो। सर वॉकिंग ऑन ग्राउंड. क्या है यहाँ पर एक्शन रिएक्शन? सर आपण ग्राउंडवर फोर्स लावतो आणि ग्राउंड म्हणजे अपोजिट फोर्स लावते. अपन कहाँ पर फोर्स लगाते हैं? फ्रॉम आवर लेग्स कहाँ? ग्राउंड. हमने ग्राउंड पर कहाँ फोर्स लगाया? नीचे, ऊपर, आगे, पीछे? कहाँ फोर्स लगाते हैं? सरफेस लेवल. कहाँ कहाँ? मैं डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ, जरा सोचो और बताओ जरा। एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस। दूसरा क्या पार्ट है? जैसे अब एक आधा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर ये कोई टेबल है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर इस ब्लॉक का वेट कहाँ पर एक्ट होने वाला है? वजन कहाँ पर एक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का? न्यूक्लियस सेंटर. सेंटर, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो गई? इसका वेट। हाँ सर बिल्कुल। डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर इसका वेट एक्सक्यूज मी, इसका वेट ये एक्शन है, तो रिएक्शन क्या रहेगी यहाँ पर? सो रिएक्शन रहेगी फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हो, ठीक है। सो एक्शन एंड रिएक्शन ये दो फोर्सेस है, यहाँ पर ध्यान में आ गया। एक्शन फोर्स है वेट, रिएक्शन फोर्स है फोर्स बाय टेबल, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। अब इसमें से पहले कौन एक्ट होगा? सर ब्लॉक. एक्शन एंड रिएक्शन में से पहले कौन एक्ट होगा? सर ब्लॉक. ब्लॉक का वेट पहले एक्ट होगा। सो देखो, अगर हम ऐसा मानते हैं कि ब्लॉक का वेट पहले एक्ट होने वाला है, तो देखो थोड़ा सा सोचेंगे। हाँ, मैंने ये टेबल का सरफेस निकाला जानबूझकर।
सो देखो ये ब्लॉक यहाँ पर रखा। अब कोई तो एक थोड़ा सा समय रहेगा जब एक्शन मतलब सिर्फ इसका वेट यहाँ पर एक्ट हो रहा है और रिएक्शन फोर्स नहीं है, होगा ना ऐसा, क्योंकि एक्शन पहले एक्ट हो रहा है। अब इस ब्लॉक पर उस मोमेंट पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, नीचे से कोई फोर्स नहीं है, इस ब्लॉक पे कहाँ जाना चाहिए? डाउनवर्ड। इस ब्लॉक ने थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, फिर रिएक्शन फोर्स एक्ट होने लगेगा। फिर आपने क्या किया, फिर से आपने इस ब्लॉक को उठाया और फिर से ब्लॉक को रखा। अब फिर से ब्लॉक का वेट एक्शन फोर्स है, थोड़े समय के लिए सिर्फ एक्शन है, रिएक्शन नहीं है, ये ब्लॉक थोड़ा सा और नीचे गया। फिर से आपने ब्लॉक को उठाया, ब्लॉक को रखा, सिर्फ रख रहे हो, आप पटक नहीं रहे हो, सिर्फ रख रहे हो। और हम कह रहे कि एक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है पहले, तो ये नीचे गया। क्या ऐसा होता है क्या? हम स्कूल में पूरे साल भर एक ही बेंच पर बैठते हैं, कम से कम 200 दिन हम उस जगह पर बैठते हैं जिस लेवल पर अपन पहले दिन बैठते रहते हैं। क्या साल खत्म होते होते वो पार्ट नीचे जाता है क्या? नाही सर, आपणच मूव होतो. वो बेंच का सरफेस जहां पर आप बैठ रहे हो वो तो जैसे कि वैसे ही रहता है ना, उसको कोई फर्क हो. नहीं पड़ता। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन ये एक्चुअली साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं, ना कोई पहले है ना कोई बाद में है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज है, एक्शन एंड रिएक्शन forces acts simultaneously. Action and reaction forces act simultaneously. और तीसरा और आखिरी पार्ट है, क्या कहता है तीसरा पार्ट? Action and reaction forces acts on different bodies. ये दो अलग अलग बॉडीज पर काम करते हैं। जैसे एक्शन फोर्स कहां पर लग रहा है? वेट अप्लाई हो रहा है टेबल पर। तो रिएक्शन फोर्स कहां पर लग रहा है? तो रिएक्शन फोर्स इज ऑन ब्लॉक। इसका दूसरा एग्जांपल अपन कंसीडर करते हैं। अगर ये कोई बड़ी वॉल है, ठीक है, आपने इस वॉल पर एक बॉल को फेंका, क्या होगा? या उल्टा कंसीडर, मतलब ऐसा अगर डिफिकल्ट हो रहा होगा तो ऐसा कंसीडर करते हैं ना। ये मेरा सरफेस है और ये बॉल है, मैंने बॉल को फेंका नीचे, क्या होगा? बाउंस। सर बाउंस होगा। बॉल इसके साथ टकराएगा और एंड बॉल विल बाउंस बैक। ठीक है, मैं लगे तो उसके बाजू में निकालता हूं। पहले पार्ट में बॉल नीचे जाएगा और फिर ये ऊपर आएगा। तो देखो जिस मोमेंट पर बॉल ये टकराएगा उस मोमेंट पर क्या होगा? ये बॉल will exert force on wall at the same time
that is simultaneously. Wall will exert equal but oppositely directed force on wall. So ये force है force by ball on wall. तो ये रहेगा force by wall on the wall. अब इसमें से बॉल मूव नहीं हो सकती, इसलिए बॉल जगह पर रहेगी. बॉल मूव हो सकता है, इसलिए बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. क्या सही है क्या? यस सर. सो देखो हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है. एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. सो देखो दे एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली दोनों भी फोर्सेस है. फोर्स बाय बॉल ऑन द वॉल, फोर्स बाय वॉल ऑन द बॉल. बॉल ने वॉल पर लगाया हुआ फोर्स है, वॉल ने बॉल पर लगाया हुआ फोर्स है. लगे तो मैं इसको ऐसा ड्रॉ करता हूं. ठीक है. तो पहला बोथ आर फोर्सेस, दूसरा दे एक्ट साइमल्टेनियसली. बिल्कुल सही है. इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. ये फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं. सो एक्चुअली सेकंड लॉ थर्ड लॉ को अगर कहना है तो हमें कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा? फोर्सेस exist in pair which act simultaneously on different bodies. In other words, single or isolated force is not possible. अब आप लगे तो इमेजिन करने की कोशिश करो जहां पर आपके पास ये सिंगल या आइसोलेटेड फोर्स है. कोई भी ऐसी केस बताओ जहां पर सिर्फ अकेला एकलौता फोर्स है, एक ही फोर्स है. You will observe there is no such condition जहां पर सिर्फ एक फोर्स है. जरा सोचने की कोशिश करो. ऐसा लगता है कि आपको कि इस केस में सिर्फ एक फोर्स है. ऐसी एक केस बताओ जहां पर सिर्फ अकेला फोर्स है. बोलो, है क्या ऐसी कोई केस? सर एकदा परत सांगा ना काय म्हटलं ते. ये लिखा है मैंने, जो कुछ भी मैंने बोला वो यहाँ पर लिखा है. इसमें से अगर कुछ नहीं समझा तो वो पूछो. ऐसा कोई भी फोर्स इमेजिन करने की कोशिश करो कि जहां पर सिर्फ अकेला फोर्स है.
या फिर आपको दूसरा काम देता हूं, मुझे ऐसी पेयर्स बताओ कि जहां दो दो फोर्सेस प्रेजेंट है। सर कार मूविंग ऑन दी रोड. कार मूविंग ऑन द रोड, अकेला फोर्स है? कौन सा फोर्स है अकेला? नाही सर, एकटं नाही, ते पेयर. कौन सी पेयर है? ये कार जो घूम रही है, यहाँ पर दो पेयर्स कौन सी है? बोलो। तो आपको ध्यान में आएगा, ये जब कार चलती है तब ये कार के चक्के इस प्रकार के पीछे से डायरेक्शन में घूमते हैं। तो ये चक्के पीछे फोर्स लगाते हैं रोड पर। अब रोड पीछे नहीं जा पाता, तो रोड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है सामने के डायरेक्शन में, और कार आगे जाती है। इसलिए देखना, जहां पर कीचड़ है, जहां पर ये नीचे वाला सरफेस आगे के डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा पाता, वहां पर कार का चक्का गोल गोल घूमता है और तब कार आगे नहीं जाएगी, क्योंकि उस केस में कार नीचे वाले सरफेस पर अगर फोर्स लगा रही है तो सरफेस पीछे जा रहा है, या कार उस पर स्मूथ होने के कारण फोर्स ही नहीं लगा पाएगी। स्मूथ तब हो जाती है जब उसके वो जो ग्रूव्स होते हैं ना, उसमें कीचड़ फंस जाता है, या गाड़ी का टायर आप कहते हो टकला हो गया, उसकी ग्रिप चली गई, तो ये नीचे के रोड पर फोर्स नहीं लगा पाएगी। सर हाँ बोलो। सर सगळीकडे तर अपोजिटच फोर्स आहे, म्हणजे इक्वल फोर्स तर नाही दिसत आहे कुठे. तो वही ना, देखो भैया, सर इक्वल फोर्सचं एक्झाम्पल सांगा ना. अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। सो जितना फोर्स पीछे लगाया उतना ही आगे लगाया। इक्वल एंड अपोजिट का एग्जांपल देखो, आपने हाथ में पेन पकड़ा है, पकड़ा है क्या? हो सर. ओके, आप पेन को जोर से दबाओ, क्या उंगलियों को दर्द होता है? येस. क्यों हो रहा है? आप तो पेन को दबा रहे हो, मस्क्युलर फोर्स. पर आप तो पेन को दबा रहे हो ना, पेन को तकलीफ होनी चाहिए, आपको उंगलियों को क्यों तकलीफ हो रही है? सर पेन आपल्यावर अपोजिट हे देत आहे फोर्स, पर वो बढ़ क्यों रहा है? आपण तेवढा फोर्स लावत आहे. क्योंकि आपने लगाया हुआ फोर्स बढ़ा। सो वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। अपोजिट, आपने पेन पर लगाया, पेन आपके हाथ पर लगा रहा है, ये अपोजिट हो गई डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, जितना आपने लगाया है उतना ही पेन लगाएगा। आपने ज्यादा फोर्स लगाया, पेन ज्यादा फोर्स लगाएगा। आपने कम फोर्स लगाया, शायद से पेन आपके हाथ से सटक जाएगा। येस सर. ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप हो सर. कंसीडर करो, ये बॉल वाला। आप ताकत से बॉल फेंको, बॉल ताकत से ऊपर आएगा, ज्यादा डिस्टेंस तक ऊपर जाएगा, सही है। आप बड़ी बड़ी गन लो, वो ज्यादा रिकॉइल होती है। रिकॉइल ऑफ गन का एग्जांपल देखते हैं, जस्ट एक मिनट रुको। तो इवन इन केस ऑफ गन, अब आपको ये पता है बॉल किक करने के बाद आगे जाता है। सो बेसिकली आप बॉल के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो बॉल आगे जाएगा। सो बुलेट भी आगे तब जाएगी जब बुलेट के ऊपर आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा। बिल्कुल सही है सर। ये फोर्स कौन लगाता है? तो गन के अंदर का स्प्रिंग कुछ तो मैकेनिज्म है जो लगाता है। सो जब गन बुलेट पर फोर्स लगाती है तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये बुलेट भी गन पर लगाती है, इसलिए गन पीछे आती है और हमें जर्क लगता है। अब इसको कम करने के लिए बुलेट ये गन का मास बढ़ाते हैं, ठीक है। फुटबॉल की भी केस सोचो, जब आप फुटबॉल को हिट करते हो तो आपके पैर को क्यों लगता है? सर फुटबॉल पण तेवढाच प्रेशर एक्झर्ट करते, फोर्स आपके पैर पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है।
इसके कुछ बढ़िया एग्जाम्पल और भी है। कौन से है सर? तो ये आप में से कुछ लोगों के साथ जरूर हुआ होगा। मैं अभी एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ तो थोड़ा सा बाद में बोलता हूँ। ये अपन नाव में कभी बैठते हैं और फिर ये इधर पानी है, जब किनारे पर नाव आती है तब हम यहाँ से जंप करने की कोशिश करते हैं। वो साथ वाले कहते भी है, अरे रुको रुको रुको। वो नाव वाला जो यहाँ पर बैठा रहता है ना, वो हंसता भी है अपने तरफ देखकर। वो कहता है भैया थोड़ा सा रुक जाओ। आप बोलते हो नहीं मैं लंबी छलांग मार सकता हूँ, आप यहाँ से यहाँ कूदने की कोशिश करते हो और ध्यान में आता है कि आप पानी में ही गिर जाते हो। हुआ है क्या किसी के साथ ऐसा? पूरे तो नहीं गिरते हैं, आपका पैर पानी में जाता है। हुआ है ऐसा? हो सर। या कभी दूसरी केस आपके साथ हुई होगी, ये अपने घर की फेवरेट फाइबर की चेयर, इससे आप जंप मारने की कोशिश करो, क्या होता है? क्या होता है? फाइबर से खसकून जाते हैं। चेयर पीछे चली जाती है और आपको जहां जाना होता है वहां तक आप नहीं पहुंच पाते, आप गिर जाते हो। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि इसके पहले आपने जंप मारी थी इस प्रकार से, रिजिड पार्ट से, रिजिड दीवार से। सो आपने जितना फोर्स यहाँ पर लगाया उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपके ऊपर ये दीवार ने लगाया और आप आगे जंप कर पाए। अब यहाँ पर आपने फोर्स लगाया तो क्या हुआ? इसकी मोशन शुरू हो गई। सो आपके फोर्स के कारण इसकी मोशन शुरू हुई, इसने लगाई हुई रिएक्शन ये कम रहेगी और इसके कारण आप जहां पर पहुंचने चाहिए वहां पर नहीं पहुंचते हो। वैसे ही यहाँ पर होता है, आपने इसके पहले इस प्रकार की दीवार से जंप मारी है, सेम पार्ट विल हैपन अगर आप एखादे टहनी से जंप मारोगे तो। पेड़ से अगर जंप मारने की कोशिश करते हो तभी भी ऐसा ही होता है। ठीक है, वही फाइबर के जगह अगर पीछे से किसी ने ये चेयर पकड़ के रखी है तो फिर ये चेयर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जितना आपने लगाया है, इसकी मोशन ना होते हुए आपके ऊपर उतनी रिएक्शन लगेगी और आप आगे जा पाओगे। क्या सही है क्या? सो हर जगह पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, अकेला फोर्स इज नॉट पॉसिबल। आपने बोट पर फोर्स लगाया, बोट पीछे के तरफ गई। आपने ज्यादा फोर्स लगाया, बोट ने पीछे जाने का काम किया और फिर आपके ऊपर फोर्स लगाया। लगाया हुआ फोर्स ये हमेशा के कंपैरेटिवली कम है, इसके कारण आप उतने दूर तक नहीं गए, आप पानी में ही गिर गए। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। सो आज आपकी असाइनमेंट ये है, ट्राई टू थिंक अबाउट अ फोर्स विच इज अलोन, सिर्फ अकेला फोर्स है। ये न्यूटन ने जो कहा है ना, उसको गलत प्रूव करने की कोशिश करो। क्या सही है कि अकेला आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल? आप ऐसा फोर्स ढूंढने की कोशिश करो जो अकेला आइसोलेटेड या सिंगल है। सर पण असं एक्झिस्ट करते का काही? सोचो ना, वो आपके बॉडी के ऊपर जो भेजा नाम की चीज है उसका थोड़ा सा यूज करो, देखो आजू बाजू में ऑब्जर्व करो। ठीक है, कोशिश करके देखो, अगर मिलता होगा तो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो हमारा आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है।